हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बीपीएससी TRE 4 की तैयारी में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बता दें, हम लोगों का जो पिछला क्लास था वहां तक हम लोग क्या पढ़ने का काम किए थे। तो ये टॉपिक आपका था परजीवी, परजीवी और सहजीवी। इस चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में यहां तक पढ़ने का काम किया था। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को तमाम टॉपिक क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका ये प्यारा सा मित्र यानी कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए खरा उतरे और हर एक टॉपिक को, हर एक समस्या को दूर करने का क्या लाए, उपाय लाए। क्लियर? तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग परजीवी सहजीवी के बारे में पढ़ने का काम किए थे, जहां पे बताए थे कि परजीवी में कितना का फायदा होता है, 2 की 4 को। बताइए जूली जी, परजीवी को कितना फायदा होता है, 2 की 3 की 4? परजीवी में 1 को फायदा, सहजीवी में दोनों को फायदा। तो अगर कहीं बोलेगा कि परजीवी संबंध और सहजीवी संबंध के बारे में बताएं तो क्या बता पाइएगा? सहजीवी संबंध और परजीवी संबंध के बारे में समझ में आया स्पष्ट क्लियर रूप से कि क्या होता है नहीं होता है? तो इससे प्रश्न आता है, ध्यान से इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है जानवर स्वपोषी नहीं होते। क्या ये बात सही की गलत है? कह रहा है जानवर स्वपोषी नहीं होते। जानवर स्वपोषी होते हैं, वेरी गुड। जानवर स्वपोषी होते हैं। जब जानवर स्वपोषी होते तो आपके दरवाजे पे जानवर भोजन मांगने के लिए आता। आप देखते होइएगा, हाँ, आपके गांव घर में कुत्ता ये सब आता है ना दरवाजे पर भोजन मांगने, गाय सब आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है भोजन मांगने। अरे कभी गुजरता है ना, उसको उम्मीद रहता है कि ना हमको इस घर से कुछ खाना मिलेगा। नहीं कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे पे गाय आ जाए, हाँ, कुत्ता आ जाए, उसको 2-3 रोटी खिला दिए, ऐसा कभी नहीं किए हैं? तो वही तो बात यहाँ पे आपके, देखिए आपका जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा गोला से कंटेंट आपके इस गोला पे आया है। क्लियर? दूसरा गोला से कंटेंट नहीं आया है, इसी गोला पे जो चीज है उसी चीज से उधेड़ बूंद करके लाया गया है। तो चीजों को अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट करने का काम कीजिए। जैसे ही डेली लाइफ से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपके दिमाग में संज्ञान में सेट हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर? कह रहा है जानवर स्वपोषी नहीं होते हैं, जानवर क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो ये लाइन क्या है, सही है। वे खुद भोजन नहीं बनाते हैं। जानवर खुद भोजन बनाते हैं? कभी देखे हैं जानवर खुद भोजन बनाते हुए? वो लोग डिपेंड रहते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब पालन पोषण, मतलब अपने पालन और पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। क्लियर? ये लाइन समझ में आया? हाँ, पहले ने गलती कर दिए थे। जानवर भोजन लेकर अपने शरीर में ऊर्जा बनाता है, ये बात सही की गलत है? हाँ, आप सुबह से खाना खाए? अगर नहीं खाना खाए तो क्या हुआ होता? अगर खाए हैं तो फिर क्या हुआ होगा बताइए? खाए हैं तो आपको एनर्जी मिला, उस एनर्जी का काम आप पढ़ने में, बोलने में, देखने में, चलने में, घूमने में, फिरने में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही नहीं खाए रहते तो आप एनर्जी लेस फील करते, आपको पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट नहीं आता। तो वही कह रहा है कि जानवर भोजन लेकर अपने शरीर में ऊर्जा बनाते हैं, जिससे वे जीवित रहने, बढ़ने और काम करने के लिए क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। आप जो खाए हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विभिन्न काम में कर रहे हैं। अब तो जरूरी नहीं खाली देखने में कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हाथ पैर भी चला रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, दिमाग में मानस मंथन भी चल रहा है ना। इन तमाम काम में आपके एनर्जी का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीजों को कनेक्ट कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिएगा तो चीजें लंबे समय तक आपके साथ दिमाग में रहेगा। जानवर में पोषण के प्रकार, आप बताइए पोषण कितना तरीका से होगा? याद कीजिए, कुछ याद है? इसको हम पढ़ाए थे। 5 प्रकार का पोषण होता है, पोषक तत्व होता है 5 प्रकार का पोषण होता है। एक होता है प्रतोभक्षी, हाँ, एक होता है मांसभक्षी, एक होता है सर्वभक्षी, वही शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सब देख रहे हैं, पूछ देगा
प्रतोभक्षी क्या होता है, तो आप जानते हुए भी इस चीज का उत्तर क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा ना। अब तो देख लिए ना, तो याद रखिएगा प्रतोभक्षी मतलब केवल पौधा खाने वाले, जैसे गाय और हिरन, गाय और हिरन। याद रखिएगा प्रतोभक्षी। मांसभक्षी तो नामे से स्पष्ट है, सर्वभक्षी भी नामे से स्पष्ट है, समझना बस इसी में था। मांसभक्षी जो मांस खाने वाला हो, हाँ जैसे बाघ शेर। सर्वभक्षी दोनों पौधा और जानवर खाते हैं, जो मनुष्य कुत्ता इसे क्या है, मांस भी खाता है और पेड़ पौधा से प्राप्त चीजों को भी खाने का काम करता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, अगर किन्हीं प्यारे साथियों को यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला जो आपका पॉइंट है, जो अभी आप पढ़े हैं उसी का क्या है, दूसरा वर्जन यानी कि इंग्लिश है। जो भी आप पढ़े हैं उसी का क्या है, इंग्लिश फॉर्म है। हर्बीवोरस उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। क्लियर, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, याद रखिएगा, इंग्लिश नाम दे देगा। क्लियर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब जो सब कुछ खाता हो, कार्निवोरस मतलब जो मांस खाता हो। कार्निवोरस में आएगा लायन टाइगर, इसे किसमें आएगा, कार्निवोरस में आएगा। हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ क्या खाता हो, प्लांट्स खाता हो। क्लियर, दिक्कत है यहां तक? ये आपका इंग्लिश फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या है, जानवरों की पाचन प्रणाली, जानवरों की पाचन प्रणाली उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग होती है। उदाहरण के लिए हिरन, हिरन में 4 पेट वाले होते हैं, क्योंकि वे पौधों को पचाने के लिए विशेष है। पोषण में मुख्य चरण होते हैं अवशोषण, पाचन। यहाँ पर ये अवशोषण नहीं, यहाँ पर क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा, ये गलत है, क्या होगा, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। जानवरों को प्रोटीन, पौष्टिक, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक चीज यहाँ लिखिएगा, पोषण के मुख्य 5 चरण होते हैं। पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, अंतर। दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, पांचवा बहिष्करण, बहिष्करण, या इसको दूसरा नाम है उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब इस पांचों को समझिए, ये पोषण के 5 चरण है, ठीक है। पहले हम लोग, अब अंतर्ग्रहण में क्या होता है, अंतर्ग्रहण में क्या होता है इस चीज को समझिए। ये जो भी पॉइंट आप पढ़े हैं पीछे, पोषण में मुख्य चरण होता है अवशोषण, पाचन, उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर, अब अंतर्ग्रहण में क्या होता है, पोषण के 5 चरण होता है, ठीक है। इन 5 चरणों में हमारा भोजन क्या होता है, पाचन हो जाता है। पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण एक भोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को अपने मुख के, मुख मतलब ये हमारा मुख हुआ, मुख के मुख गुहा में रखते हैं। गुहा मतलब गुफा, इसे खोलते हैं मुंह, तो गुफा जैसा लगता है ना। तो भोजन को, अंतर्ग्रहण जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोग भोजन को कहाँ रखते हैं, मुख के मुख गुहा में रखते हैं। भोजन को कहाँ रखते हैं, मुख के मुख गुहा में रखते हैं, मुख गुहा में।
क्लियर। भोजन को कहाँ रखते हैं? मुख के मुख गुहा में रखते हैं। किसमें? अंतर्ग्रहण में। अब जैसी भोजन मुख में गया, पाचन शुरू, पाचन शुरू। लेकिन याद रहे, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है पेट से। कहां से? पेट से। और भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। मुंह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो क्या बोलिएगा? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आपको पेट से। क्लियर। लेकिन भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। भोजन का पाचन पूछेगा एग्जाम में कि भोजन का पाचन शुरू होता है, ऑप्शन में दे देगा क्या? मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा? मुंह। क्लियर। और दे देगा प्रोटीन का पाचन शुरू होता है मुंह से, आंत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पेट से। क्लियर। बात समझ में आया? देखिए आगे एक प्रश्न और जाइएगा। इस प्रश्न में जब पूछेगा तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। क्लियर। तो अंतर्ग्रहण में भोजन को मुख के मुख गुहा में रखते हैं। अब जैसे मुख गुहा में रखेंगे तो वहां पर क्या है? बहुत सारे ग्लैंड जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। मुख में 3 जोड़ी ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल, सब पैरोटिड, सब मैंडिबुलर। ये सब नाम है, थोड़ा सा ये सब नाम ऐसे याद नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये नाम से याद होगा। ठीक है। यहाँ पे 3 जोड़ी ग्लैंड होता है। इस तीनों जोड़ी ग्लैंड से क्या आता है? रस आता है जो भोजन में मिक्स होता है। इसीलिए भोजन को कहा जाता है, भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, भोजन को निगलना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। 3 जोड़ी ग्लैंड हमारे मुंह में होता है, सब लिंगुअल, सब पैरोटिड, सब मैंडिबुलर। ये 3 जोड़ी ग्रंथि से यहाँ बहुत सारा जूस आता है जो भोजन में मिलता है। तब जाके वो भोजन जो है लेई के रूप में, लुगदी के रूप में तैयार हो जाता है। तब जाके भोजन है अमाशय की ओर जाता है। जैसे ही भोजन अमाशय में जाएगा, वहां भोजन के जितना भी अवयव होते हैं सबका पाचन शुरू, सबका पाचन शुरू। 3 से 4 घंटा भोजन अमाशय में रहता है। 3 से 4 घंटा भोजन कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। फिर छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। तब जाके भोजन का क्या होता है? पाचन संपन्न होता है। तो यहाँ पाचन हुआ। अब पाचन होके जो इसको जरूरत है उसको अवशोषण कर लेगा, खाना में से ले लेगा, खाना में से ले लेगा। ठीक है। उसको भोजन में पाचन जो जो मेन मेन चीज उसको ले लेगा और उस मेन मेन चीज से जो स्वांगीकरण है ऊर्जा प्राप्त करेगा। स्वांगीकरण में क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त करेगा। क्लियर। अब जब ऊर्जा प्राप्त कर लिया, भोजन आया, भोजन पच भी गया, पचने के बाद जो अब पोषक तत्व है उसको शरीर ऑब्जर्व कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। उसके बाद उस अवशोषण की वजह से क्या मिलेगा? उसको एनर्जी मिलेगा, तो उसका स्वांगीकरण होगा। अब जब सब कुछ ये तीनों काम हो गया, पाचन भी हो गया और अवशोषण भी हो गया, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में क्या होता है? जो भी उपयोगी पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या चला जाता है। अब ये सब काम हो गया तो लास्ट में जो कचरा बच जाता है उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है मल के रूप में। क्लियर। तो ये हमारा लास्ट प्रक्रिया होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे। समझ में आया वहां तक कि नहीं? अब पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, क्या बोलिएगा? पेट से। अंतर्ग्रहण, अब अंतर्ग्रहण बताने की जरूरत है? अभी ना बताया अंतर्ग्रहण। हाँ, अंतर्ग्रहण जानवर अपने भोजन को मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है, यानी खाना लेना। अब खाएबे नहीं करेंगे तो बाकी का जो हमारा प्रोसेस है क्या होगा? अब जब खाना, यही प्रक्रिया नहीं होगा तो ये प्रक्रिया सब होगा। हाँ, जब ये प्रक्रिया होगा ही नहीं तो ये सब प्रक्रिया होगा। तो इस सब प्रक्रिया में मेन कौन है? अंतर्ग्रहण है ना। बात समझ में आया? ये सब प्रक्रिया में क्या है? मेन अंतर्ग्रहण है। भोजन में जाएगा तभी ना पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण होगा। क्लियर। अब यही नहीं जाएगा तो क्या बाई काम होगा? तो ये क्या है? सबसे पूछ देगा इन 5 चरणों में बेहद जरूरी कौन है? अंतर्ग्रहण। क्लियर। प्रश्न देख रहे कहां से आ रहा है? तो इसी प्रश्न का प्रारूप तैयार होता है। तो सबसे जरूरी कदम है। बात सही कि गलत? हाँ, प्रश्न से आएगा। उसके बाद क्या होगा? पाचन। भोजन को छोटे छोटे और शरीर के लिए स्वीकार्य रूप में बदलने की प्रक्रिया
क्या कहता है, पाचन होता है। पाचन खाना मुंह से शुरू हो जाता है। देखिए अगर खाना मुंह से शुरू होकर पेट और आंत में टूटता है, अब उसके बाद क्या होता है, जब खाना पच जाएगा तो क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। पचने के बाद जो पोषक तत्व होता है उसको आंतों की दीवार से शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, खुशबू और स्वाद नहीं, बल्कि यही असल खान पान का लाभ होता है। हाँ, अब इसीलिए कहा जाता है कभी भी खाना के कलर पे, खुशबू पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके सेहत के लिए भोजन अच्छा होता है वो आपके जीभ में टेस्ट और खुशबू पैदा नहीं करता है, और जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है उसमें भरपूर खुशबू और भरपूर मात्रा में स्वाद होता है। क्लियर, तो इस चीज का नहीं होता है। अब कभी कभी आप नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं लोगों को तो MDH मसाला, किचन किंग मसाला, तरह तरह का मसाला ऐड करते हैं। इतना मसालेदार और ऑयली खाना खाने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्लियर, मतलब जो चटपटा खाना है, जो जंक फूड है, पनीर, पिज्जा, बर्गर, चाट, समोसा, ये सब क्या है, जंक फूड में आता है। ये सब मुंह को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन क्या वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो नहीं होता है। जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपको हम बोलते हैं कि चना मूंग का सेवन कीजिए, करते हैं, नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपको पता है हम वो चीज खा लेंगे तो हमको आवश्यकता से अधिक फायदा कर देगा, जो हमको चाहिए नहीं। क्लियर, करी जी। अवशोषण, पचने के बाद पोषक तत्व आंतों की दीवार से शरीर में चले जाते हैं। खुशबू और स्वाद नहीं, बल्कि यही असल खान पान का क्या होता है, लाभ होता है। तो आपका अगर हर एक बीमारी का आधार क्या है, आपका पेट। आपके पेट से ही तमाम बीमारियों का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्लियर, अगर आपका खान पान सही होगा तो शायद ही डॉक्टर के दरवाजा को खटाना होगा। क्लियर, अगर आपका खान पान सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो मे भी आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। क्लियर, तो अपना खान पान शुरू कीजिए, क्योंकि हर एक बीमारी की उत्पत्ति कहां से होता है, आपके पेट से होता है। जैसे आपको कुछ होगा, डॉक्टर मना करेगा फलना चीज नहीं खाना है, चिना चीज नहीं खाना है, वो करता है कि नहीं करता है। तो खान पान सही रखिए, अपने फैक्ट्री को सही रखिए। फैक्ट्री में दिक्कत मतलब सारे ब्रांच में दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, जो पीछे बताएं आपको हम एक स्लाइड में, वही है यहाँ पे। क्या है, आप स्वांगीकरण। क्या है, स्वांगीकरण। बताइए स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं में जाकर बढ़ने में। अब जो चीज हम एब्जॉर्ब किए खाना से, चावल दाल सब्जी खाए हैं, चावल दाल से हमको प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, उसको अब हमारा बॉडी क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। अब जो अवशोषण कर, तो क्या उसको अपने पास में रखेगा, नहीं, शरीर के विभिन्न भाग में क्या करेगा। आप पैसा कमाइएगा तो पैसा अपने पास से रखिए, खाली घर में जो काम होगा, और भी जो आदमी होगा, जैसे आपके पापा घर में काम करते हैं तो पैसा आता है, क्या सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, नहीं, आएगा तो कुछ पैसा बिजली वाला को, कुछ पैसा पानी वाला को, कुछ पैसा राशन वाला को, कुछ पैसा पढ़ाई वाला को देते हैं। तो वैसे ही जैसे ही भोजन का अवशोषण हुआ, तो क्या उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इस सबको जो अवशोषण किया है, तो क्या वो अपने पास रखेगा, नहीं। जो उसको भोजन से उसको प्राप्त किया, वह प्रक्रिया कहलाया क्या, अवशोषण। भोजन से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स की प्राप्त किया, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अवशोषण। अब जो प्राप्त किया है उसको शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई करना क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। क्या कहलाएगा, अभी ना पढ़ाए हैं जी, हाँ तो बोलते काहे नहीं है, अभी ना पढ़ाए हैं स्वांगीकरण। ये पूरा स्लाइड में आगे का पूरा स्लाइड डिस्कस हुआ है। स्वांगीकरण, तो अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं में जाकर बढ़ने, मरम्मत, हाँ, करने और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। इसे शरीर में पोषण का इस्तेमाल भी कह सकते हैं। निष्कर्षण, अब तो लास्ट में क्या होता है, अब सब काम हो गया, भोजन मुंह में आया, पाचन शुरू हो गया, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हुआ, आंत से शुरू हुआ, पेट से शुरू हुआ। क्लियर, अब कभी कोई ऑप्शन में पेट न देके आंत भी दे देगा, ठीक है, तो भी यार, हाँ, तो पेट न देके आंत भी दे देगा। क्लियर, तो अब देखिए भोजन आया, अवशोषण, भोजन मुख में आया, इसको हम बोले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या हुआ, पाचन शुरू हुआ, पाचन के बाद क्या हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद क्या हुआ, स्वांगीकरण हो गया। तो चारों प्रक्रिया तो हो गया। अब शरीर में सब कुछ, तो अब जैसे गन्ना से जूस प्राप्त करने के बाद सिट्ठी को फेंकते हैं कि रखते हैं,
देखते हैं ना। तो अब जो भी चावल दाल सब्जी हम लोग खाएं, जो भी खाना हम खाएं, आहार में जो भी चीज लिए, उससे हमारा शरीर पोषक तत्व को प्राप्त कर चुका है। तो जो बाकी बच गया वो क्या कचरा है कि उपयोगी पदार्थ है? कचरा है। लास्ट में क्या हो जाता है? निष्कर्षण हो जाता है। उसी को कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं या बहिष्करण कहते हैं। क्लियर? ये सब समझ में आया? शरीर में उपयोग न होने वाले एवं अपच वाले पदार्थ मल के रूप में, किसके रूप में? मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो शरीर के विकास, वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए निष्कर्षण न हुआ तो क्या आदमी बीमार पड़ेगा कि भयंकर बीमार पड़ेगा? भयंकर बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर में गंदगी रह जाएगा। गंदगी रह जाएगा तो जो भी आंतरिक, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और मनुष्य क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब बताइए, आप पढ़े हैं ना पीछे पूरा? अब है जो पीछे बताए थे उसका छोटा सा रिकॉल, कैसे दिमाग में हम लंबे समय तक रखेंगे। तो देखिए क्या है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं घुलनशील के आधार पर। किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी। क्या होता है? बी। बी और सी जल में घुलन होता है और एडेक क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। होता है कि नहीं होता है? इसी में पढ़ चुके हैं। विटामिन हमको ऊर्जा देता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा देता है विटामिन, है या ना? विटामिन हमको भरपूर मात्रा में ऊर्जा देता है? ले बोलिए, नहीं देता है। गुड। विटामिन हमको भरपूर मात्रा में एनर्जी नहीं देता है, यह हमको बीमारियों से लड़ने की क्षमता को देता है, ताकत को देता है। क्लियर? कह रहा है विटामिन का विस्तृत प्रकार एवं उनके कार्य। विटामिन ए, विटामिन ए किसके लिए होता है? ए से, देखो ए से ए, हाँ ए से आंख भी होता है। ए से क्या होता है? आंख भी होता है। क्लियर? विटामिन ए आंख की रोशनी, त्वचा, हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी और दृष्टि दोष, इसको कभी कभी दे देगा, रतौंधी न दे के दृष्टि दोष भी दे देगा। क्लियर? दे देगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तीन चार को बीमारी का नाम दे देगा, उसमें देगा दृष्टि दोष। तो क्या आंसर होगा इसका? क्लियर है? ये आपका क्या है? इंग्लिश फॉर्म। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा आपको क्या? लेकिन दिक्कत होगा। बताइए तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऐसे तो काहे नहीं याद है? कौन याद करेगा? ये है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। B1, B2, B3, B6, B12, एक इसमें कौन छूट गया बताइए? B7 छूटा है। गुड। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यहाँ पढ़ ही लीजिए इसको। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? B1। इसको क्या बोलते हैं? थाइमीन। क्या बोलते हैं? थाइमीन। पढ़ाए थे कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? थाइमीन। B2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B3 को नियासिन। तब याद काहे नहीं आपको? लिखाए तो बहुत कुछ थे, याद रहना चाहिए ना। B3 के बाद आएगा क्या? B4 आएगा? B4 नहीं आएगा। क्या होगा? B5। B5 को बोलेंगे पेंटोथेनिक। क्या बोलेंगे? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक। B6 को बोलेंगे पायरिडॉक्सिन। पायरी, देख के नहीं बोलना है, पायरिडॉक्सिन। B7 को बोलेंगे बायोटीन। यही ना पूछे हैं आपसे? बायोटीन। B8 होगा? B8 नहीं होगा। B9 को हम लोग बोलेंगे फॉलिक एसिड। गर्भवती महिला को क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड B9 दिया जाता है। नहीं,
जाके वीडियो देखिएगा फिर से। B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और एक B12 में एक पाया जाता है तत्व, उसका नाम है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। पूछता है कि कौन ऐसा विटामिन है जिसमें तत्व पाया जाता है, तो B12। ठीक है। B9, ठीक है, इसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड। जो गर्भवती महिला को जो दवा मिलता है उस पर देखिएगा लिखल रहता है फॉलिक एसिड। ठीक है। कभी दवा आए तो देखिए, पढ़िए, उसके कंपोनेंट को देखिए, उसके घटक को देखिए। ठीक है। तो ये आपका क्या था? बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? ऐसे विटामिन ए बी सी डी ई के है, लेकिन बी को बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं कि इसमें B1 B2 B3 B4 नहीं, B5 B6 B7 B9 B12 इन तमाम विटामिन के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर? इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। याद रहेगा? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्लियर है? अब क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 B2 B3 B6 B12 फोलेट आदि ये ऊर्जा निर्माण, तंत्रिका तंत्र का स्वास्थ्य, रक्त कोशिका का निर्माण, हाँ, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स भी इसको बोलते हैं। लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, हाँ, इसकी वजह से ब्लड क्या होता है? रेड होता है। इसका जो जीवन होता है 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। क्लियर? और जब डब्ल्यूबीसी होता है 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। क्लियर? डब्ल्यूबीसी का संख्या जैसे गिरने लगता है तो आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है। जब कोई आदमी HIV से संक्रमित हो जाता है, उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है, जिसके लिए उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मर जाता है। जब किसी व्यक्ति को HIV होता भी है तो वह HIV से नहीं मरता है, उसके बाद जब कोई बीमारी हो जाता है तो उसका पूरा रोग प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम हो जाता है, किसी बीमारी से लड़ने का क्षमता भी नहीं रहता है। उसके बाद उसको बुखार भी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति को HIV हो गया तो उसके बाद कोई छोटा बीमारी भी हो जाएगा तो वो खत्म नहीं होता है, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। क्लियर? तो इन सब कारण में बी कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। फिर से देखिएगा, कहाँ कहाँ? तंत्रिका तंत्र का स्वास्थ्य, रक्त कोशिका का निर्माण, मेटाबॉलिज्म की जरूरी है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 डीएनए संश्लेषण, पूछ देगा कि डीएनए के संश्लेषण में कौन से विटामिन का इस्तेमाल होता है, तो क्या बोलिएगा? B12। यहां से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब है विटामिन ए देख लिए, विटामिन बी देख लिए, अब है विटामिन सी। ये सब देखिए, आपको फिर कैसे दिमाग में रहेगा उसके लिए भी टेक्निक हम रखे हुए हैं। ठीक है, इसे देखिए पहले। विटामिन सी यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और घाव भरने में भी मदद करता है। तो पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव भरता है? तो अभी देख रहे तो ना मार दे रहे हैं, जब क्वेश्चन आया तब मारिएगा। क्लियर? घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को बोला जाता है वुंड हीलिंग विटामिन। ठीक है, और यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अब बताइए, यह सी जो होता है क्या जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? तो हमको यह नियमित रूप से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। गुड। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम, क्या होता है? शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस। बताइए फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? रेड व्हाइट पिंक, येलो। हम लोग जो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं दिया सलाई में, कौन सा फास्फोरस होता है? रेड फास्फोरस।
कौन फास्फोरस का इस्तेमाल तांत्रिक उद्देश्य से करता है, जैसे हवा में फेंकता है तो आग पकड़ लेता है? व्हाइट फास्फोरस। वेरी गुड, याद है? बताए थे हम लोग, पढ़े थे कि फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग दिया सलाई में करते हैं, माचिस में करते हैं। श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जैसे वो हवा के संपर्क में आता है उसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। क्लियर? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। जिससे हड्डियां मजबूत होती है, कमी से रिकेट्स, कमी से रिकेट्स बच्चों में, लेकिन वयस्कों में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। याद नहीं है? याद करना पड़ेगा। विटामिन ई कोशिका संरक्षण और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए क्या है? आवश्यक है। और के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे हाथ कटा कुछ देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां विटामिन के मौजूद है, और जैसे ब्लीडिंग होता है तो वहां विटामिन के आता है, ब्लड का क्लॉट बना देता है, थक्का बना देता है, परिणाम स्वरूप ब्लड का बहना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अगर किसी मित्र को विटामिन के का कमी है तो ब्लीडिंग होगा, लगातार ब्लीडिंग होगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? तो विटामिन के हमारे शरीर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसके बिना कुछ संभव है? अगर कट गया एक बार में तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो विटामिन के ना बचाता है हमको। देखते हैं ऐसे करता है, कुछ देर के बाद वहां पर ब्लड का थक्का जम जाता है ना, उसका ब्लड बहना बंद हो जाता है और तेज हो जाता है। तेज हो जाता है। अच्छा, बंद होता है। यहाँ तक क्लियर है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के कोई इसमें कोई समस्या है? लेकिन हमको समस्या है, आपको याद नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम और क्या चीज याद कौन करेगा उसको? चलिए बताइए, विटामिन B9 का क्या है? भूल गए? चलिए, भूलना नहीं है। जो भी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वही बी कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो इजी है। प्रश्न आपका बी कॉम्प्लेक्स से ही आएगा। B9 से आ सकता है, B12 से आ सकता है, B2 से आ सकता है, B3 से आ सकता है। तो बी कॉम्प्लेक्स बाकी ध्यान में हो या ना हो, बी कॉम्प्लेक्स पहले ध्यान में होना चाहिए। और रह गया समस्या नाम का, तो नाम 3-4 बार बोलिएगा, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर? इतना लंबा लंबा गाना शायरी याद हो जाता है तो 5 अक्षर का नाम है तो नहीं याद होगा। प्रयास होना चाहिए, शिद्दत से याद कीजिएगा, याद होगा। कह रहा है विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। अब इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आंख की समस्या होता है। क्या होता है? रतौंधी और आंख की समस्या। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ा से खून आने लगेगा, विटामिन सी की कमी है। डी की कमी से रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। ये सब पढ़े थे हम लोग, याद रह गया? क्लियर है सब? कोई लाइन, कोई दिक्कत है इसमें किसी लाइन में? हाँ, सबसे जान पहचान है ना? आगे बढ़े, ये सब पढ़ा दिए थे। अगर आप लोग को इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग प्ले लिस्ट में टीच एक्स्ट्रा अकेडमी जैसे सर्च कीजिएगा तो वहां पर तमाम वीडियो अवेलेबल है। आई थिंक ये 6ठा क्लास होगा आपका। क्या में क्लास? 6ठा क्लास होगा। तो बाकी पिछले पूरा वीडियो को देखिएगा, जहां से आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में भोजन और उसके घटक के बारे में जितना भी उसके इर्द गिर्द में टॉपिक है, हमने सब पे डिस्कस कर रखा है। और विटामिन से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को डिस्कस किया है। तो वहां से आप लोग अपने संज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं इस टॉपिक पर लेकर के। क्लियर? तो वहां पे आप लोग वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर कोई परेशानी होगा तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका टीच एक्स्ट्रा अकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी टू स्टैंड मोड में है। जैसे आपका समस्या आएगा, समाधान एट ए टाइम जाएगा। क्लियर? अब जो भी विटामिन हम पढ़े हैं उसको एक नजर में देखिए और याद रखने का प्रयास कीजिए। यार विटामिन स्रोत, विटामिन हमको जो जो विटामिन कहाँ कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? गाजर, पालक, आम, दूध। ठीक है, दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। क्लियर? विटामिन बी, विटामिन बी कहाँ से मिलेगा? दाल, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी से विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी जो भी सिट्रस फ्रूट्स है, जो खट्टे फल है, उसमें क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग वुंड हीलिंग विटामिन कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। क्लियर? और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी काम कौन करता है? विटामिन
सी करता है और ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इतना चीज जैसे विटामिन सी देखे तो दिमाग में रौंदना चाहिए, दिमाग में दौड़ना चाहिए। क्लियर? जैसे विटामिन सी का नाम सुने तो उससे संबंधित 5-6 लाइन जो हम बोले हैं वो तमाम लाइन आपके दिमाग में भी क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। क्लियर? अगले दिन तैयार रहिएगा, पूछेंगे आपसे। विटामिन डी, धूप, मक्खन, अंडे का पीला भाग से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में, ये 6 बार पूछ रहे हैं आपसे, ऑस्टियोमलेशिया, कल याद रहना चाहिए। विटामिन ई, नट्स, बीज, पत्तेदार सब्जी जो आप खाते नहीं है। विटामिन के, हरे पत्तेदार सब्जी और गोभी। के से क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है। क्लियर यहां तक? ये सब याद रखिएगा, पूछेंगे इससे प्रश्न। ये देखिए क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होता है, बी और डी, बी डी सी, बी सी। चलिए विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। तो बी को हम लोग बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में क्यों बोलते हैं तो पता है आपको, सी है। अब देखिए बी सी पानी में घुलते हैं, घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, है? इसका याद रखना ट्रिक है क्या, बच्चा क्यूट है, बच्चा क्या है, क्यूट है। बी और सी। क्लियर? फैट सोल्यूबल विटामिन, बच्चा क्यूट है तो बी आ गया, सी आ गया। बच्चा क्यूट है, कौन विटामिन होगा, वाटर की फैट, वाटर सोल्यूबल। बच्चा क्यूट है, बी, इस बी का मतलब विटामिन बी, सी का मतलब विटामिन सी। ये जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, क्या होगा, एडेक। क्या होगा, एडेक। बताए थे ना, हाँ, एडेक। अब है देखिए एडेक, आओ देखें, इनको तेल घी के साथ याद रखें। आओ देखें, तेल घी में क्या पाया जाता है, एडेक पाया जाता है। तेल घी में क्या पाया जाता है, एडेक। वसा का मतलब वही ना, तेल घी होता है, ऑयली चीज उसी में ना वसा होगा। किसी को समझ में नहीं आया, तेल घी के साथ याद रखें। एडेक, आओ देखें, इनको तेल घी के साथ याद रखें। तेल घी का जैसे जिक्र होगा उसमें क्या होगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा, एडेक होगा। अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स में याद रखिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। एक साथ में बोलिएगा, जैसे बी कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। क्लियर? उसी तरह नाम भी बोलना है उसका, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, हाँ, पाइरोडॉक्सिन, बायोटीन, साइनोकोबालामीन और क्या बच गया, फॉलिक एसिड। ये ना बच गया। तो इससे, हाँ, साइनोकोबालामीन बोले हैं ना, साइनोकोबालामीन और फॉलिक एसिड नहीं बोले हैं। तो ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखिएगा। ठीक है? इसलिए ऑनलाइन में यहाँ पर पूरा नोट दिए हैं ताकि एक बार में याद रहे। अब देखिए क्या है, 1 2 3, फिर 5 6 7, 9 12। क्या है इसका मतलब, क्या समझे, 1 2 3 मतलब B1, B2, B3, फिर 5 6 7, B5, B6, B7, उसके बाद 8 नहीं, फिर 9 12, B9, B12। तो मैं समझ में आया, 1 2 3 5 6 7 9 12। ठीक है? गाना भी है 1 2 3 4, उस पर नहीं सेट करना है। 1 2 3 अपना गाना बनाना है, 1 2 3 5 6 7 9 12। क्लियर? 4 8 10 11 नहीं पढ़ते हैं, 4 8 10 11 नहीं पढ़ते, मतलब विटामिन B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है, B10 नहीं होता है, B11 नहीं होता है। इन की एक लाइन से मार देंगे, B1, B2, B3, B4, B5 मार देंगे। क्लियर? तो कितना होता है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। यही है विटामिन का बात। आगे देखिए, विटामिन की डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी। तो विटामिन ए, विटामिन ए से अ होता है, ए से अ होता है, आंख में अ आता है कि नहीं आता है। तो विटामिन ए किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। क्लियर? देखो, ए फॉर आंख, ए फॉर आंख, विटामिन ए या ए फॉर संबंधित है, रिलेटेड है कि नहीं है, इस तरह याद रखिएगा। हाँ, ए फॉर आंख, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इस तो बीमारी का, इसके कमी से क्या होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी, मतलब दृष्टि दोष। कौन दोष, दृष्टि दोष। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। B1, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ब्लैक बेरी,
ठीक है। तो विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी, नाम से ही याद, नाम से याद रखेगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, है कि नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे, B2, R फॉर रैश, रैश मतलब होता है त्वचा होठ का फटना। अभी देखिएगा जाड़ा का मौसम आया, त्वचा होठ फटता कि नहीं फटता है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बोरो प्लस, बोरोलिन, वैसलीन, सब लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं। तो ये सब क्यों लगाते हैं, क्योंकि विटामिन B2 का क्या हो गया है, क्या हो गया है, कमी हो गया है। क्या हो गया है, बोलते ना क्या नहीं है। जो त्वचा का फटना, होठ का फटना, यह किस विटामिन की कमी से होता है, B2 के कमी से होता है। क्लियर। B3 को क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। तो नियासिन कहाँ लिखवाए थे जी, विटामिन बी में। अब देखिए आर फोर क्या हो गया, रैश, आर फोर रैश, रैश मतलब क्या होता है, त्वचा होठ का फटना। अब विटामिन B3, पेलाग्रा। क्लियर। नियासिन क्या है, ये नियासिन मतलब नया स्किन, नियासिन मतलब नया स्किन। क्लियर, नया स्किन। विटामिन B6, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। हाँ, विटामिन B6 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, बी आएगा। ये कहाँ आता है, ब्लड में। एनीमिया का कमी कहाँ होता है, एनीमिया मतलब आयरन की कमी। वो आयरन की कमी कहाँ दिखता है, ब्लड में। कहाँ दिखता है, ब्लड में। क्लियर। B5 उसको बोलते हैं पेंटोथेनिक, अच्छा वो नहीं है। B6 ये B9 होगा, B9 फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड। हाँ, ये गर्भ में कमी, क्या कहाँ होता है, गर्भ में कमी, बताए थे ना, तो इसलिए फॉलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है। और B12 पर्निशियस एनीमिया, हाँ, पर्निशियस एनीमिया होता है B12 के कमी से। ब्रेन प्लस ब्लड, ब्रेन में उपयुक्त मात्रा में ब्लड का नहीं पहुंच पाना। ठीक है। अब है विटामिन सी, बताइए विटामिन सी के बारे में बताइए। बोलिए, विटामिन अभी उतना बताए हैं, विटामिन सी आएगा तो क्या क्या बोलना है। हम्म। और क्या, हाँ एसिड में पाया जाता है। अब घर में पढ़े नहीं है। विटामिन सी जैसी आया बोलेंगे, अब विटामिन सी का संज्ञा में स्कॉर्बिक एसिड है, जल में घुलनशील है। हाँ, उसके बाद विटामिन सी वुड हीलिंग विटामिन कहते हैं, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इससे विटामिन सी का ना काम है। कितना बार बताए हैं, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिकने वाला टेबलेट क्या था, विटामिन सी का। नाम ही बताया, टेबलेट नाम लिमसी, जो सबसे ज्यादा सेल हुआ था। क्यों, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो घर पे उसको 2 दिन में पढ़िए तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है। सी फॉर कोलेजन, हाँ कोलेजन मतलब कम, मसूरों से खून। अभी बोले ना विटामिन सी की कमी हुआ तो मसूरा से क्या आएगा, खून आएगा। हल्का भी ब्रश करते समय हल्का भी लग जाएगा तो खून आना शुरू हो जाएगा। मीन क्या है, विटामिन सी की कमी है आपके शरीर में। क्लियर, मतलब आपके शरीर में नहीं है, किसी को अगर ऐसा होता है तब। विटामिन सी, विटामिन डी क्या बोले हैं, बच्चे में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। हाँ, हड्डी क्या होता है इससे कमी से, हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी मुड़ जाता है, टूट फूट जाता है जल्दी से। विटामिन ई फर्टिलिटी, हाँ इसके कमी से अंडा का नहीं बन पाना। हाँ, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी होता है। क्या होता है, नपुंसकता।
आवश्यकता होता है। हाँ, एग्स नहीं बन पाता है, फर्टिलिटी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई महिला मां नहीं बन पाती है। तो किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से। दूसरा कि विटामिन ए को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। उसी के साथ आपको बताए थे ब्यूटी बोन, जो गले की हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। वहीं बताए थे हायोइड बोन के बारे में बताए थे, याद है? हायोइड बोन जो होता है कनेक्ट होता है आपके जीभ से। जब कोई आदमी फांसी लगाता है तो उसका सबसे बाहर क्या आता है? जीभ आता है कि नहीं आता है? तो वो क्यों? हायोइड बोन से कनेक्ट रहता है जीभ, वो बहुत कमजोर होता है, जैसी फांसी लगता है तो वो टूट जाता है, इसलिए जीभ बाहर निकल जाता है। सब बताए थे ना। तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? ई को कहते हैं। विटामिन के खून का जमना पते हैं। त्रिक आंख का ए, खून और नर्व का बी, मसूरों का सी, हड्डी का डी, सुंदरता का ई और खून क्लॉट का के। देखिए सिंपल सा, पूरे विटामिन को एक लाइन में याद रखिए। आंख का ए, आंख का ए, खून और नर्व का बी, मसूरों का सी, हड्डी का डी, सुंदरता का ई, खून का के। पूरे विटामिन एक लाइन में आ गया? आया कि नहीं आया? नर मतलब तंत्रिका, तंत्र, हाँ नस, नस नहीं, फिर नस देखिए आप जैसे मान लीजिए आपको मच्छर काटा तो आपको नस बताया कि तंत्रिका तंत्र बताया? तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब शरीर का वायरिंग। जैसे आप घर में हर जगह बल्ब लगा हुआ है, कहीं वायरिंग वाला तार काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या आपका वो बल्ब जलेगा? नहीं बल्ब जलेगा। पैरालिसिस सुने हैं? कब जब कोई आदमी को पैरालिसिस मार देता है तो उसका अंग में कोई सेंसेशन हो पाता है? ठंडा गर्म कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता। क्यों? हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है। और तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? तो उस सब कनेक्ट होता है मस्तिष्क से। किससे कनेक्ट होता है? मस्तिष्क से। ठीक है, वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू मस्तिष्क तक कनेक्टेड रहता है। इसीलिए देखते होइएगा जब आप कोई मच्छर भी बैठता है आपके शरीर पर तो आपको मच्छर जहां बैठा होता है, कभी ऐसा हुआ है कि मच्छर आपको काट रहा हो पैर पर और थप्पड़ चल गया हो गाल पे? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना हुआ है। थप्पड़ डायरेक्ट जिस मच्छर जिस लोकेशन पे है, जिस स्पॉट पे है, उसी जगह पर जाता है। अब ये बात कैसे हो गया था? क्या वो नस बताया? नस तो अंदर में है। तो हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है। तो जैसी मच्छर आपके जहां पर राइट लेग पे बैठा तो ये इंफॉर्मेशन तंत्रिका तंत्र लेके गया कहाँ? मस्तिष्क के पास, कि फलना जगह पर फलना चीज बैठा हुआ है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तब मस्तिष्क आगे दिया हाथ को कि वहां पर कुछ गतिविधि हो रहा है, वहां पर प्रहार करो। फिर हाथ को मस्तिष्क आदेश दिया, तब जाके आपका हाथ उस पैर पे गया। क्लियर? अगर यही वायरिंग गड़बड़ होता, वायरिंग गड़बड़ होता तो क्या हुआ? हाथ पैर पे जाता? नहीं जाता, कुछ इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। वही होता है तंत्रिका तंत्र। पढ़ना था 10th में, इसका चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय। क्लास 10th का टॉपिक है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो इस लाइन से याद रखिएगा, कोई बात नहीं, सिखा देंगे। अभी जब पढ़ा आएगा ना उससे हम और चर्चा करेंगे। हाँ, जो भी समस्या है बोलिएगा, उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, अपने आप दूर हो जाएगा। आंख का ए, खून और नर्व का बी, मसूरों का सी, हड्डी का डी, सुंदरता का ई, हाँ, और खून का क्लॉट का के। ये था पूरा आपका आज का सिनेरियो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक ये जो 6 क्लास है, 6 क्लास में को कम से कम आप लोग एक बार 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि जितना भी चीज पर हम डिस्कस किए हैं, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, जितने कॉन्सेप्ट को आपके दैनिक जीवन से जोड़ के बताए हैं, वैसा ही आप लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात और, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बताए हैं वो उस बी कॉम्प्लेक्स का 2-3 बार वोकल प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो अपने आप नाम भी आपके जुबान पे रेंगने लगेगा। क्लियर? तो 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना है? आपको अभ्यास करना है। 3 बार 4 बार 5 बार आपको बोलिएगा तो आपको अपने आप वो शब्द जबान पे आ जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए जोश नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।